द सोशियोपीडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11 सोशियोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। हमारे फैसले असल में कितने हमारे होते हैं? एक स्टूडेंट होने के नाते ये सारी सलाहें तो आपने जरूर सुनी होंगी, है ना? जैसे खूब मेहनत करो, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, या फिर देखो ये वाला सब्जेक्ट ले लो, इसमें जॉब मिलने के चांस ज्यादा हैं। कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि अरे ये सब्जेक्ट लड़कियों के लिए ठीक है, लड़कों के लिए नहीं। या फिर तुम्हारे परिवार को तुम्हारी नौकरी की जल्दी जरूरत है, तो कुछ ऐसा चुनो जिससे फटाफट जॉब लग जाए। पर क्या कभी सोचा है कि ये सारी सलाहें आपस में इतनी अलग अलग और कभी कभी तो एक दूसरे के खिलाफ क्यों होती हैं? मतलब एक तरफ तो कहते हैं मेहनत करो और दूसरी तरफ आपका जेंडर, आपके सब्जेक्ट चॉइस और परिवार की ज़रूरतें, ये सब बीच में आ जाता है। तो आखिर चक्कर क्या है? इसी सवाल का जवाब हमें सोशियोलॉजी देता है। बात यह है कि हमारे जो फैसले हैं ना, वो सिर्फ हमारी इच्छा या हमारी मेहनत पर ही डिपेंड नहीं करते। असल में वो कई बाहरी चीज़ों से भी तय होते हैं, जैसे जॉब मार्केट में क्या चल रहा है, हमारे परिवार का बैकग्राउंड कैसा है, और हाँ, हम लड़का है या लड़की, इससे भी फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि पर्सनल एफर्ट जरूरी है, पर वो पूरी कहानी नहीं है। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम इन्हीं 5 चीज़ों को समझने वाले हैं। पहला, हमारे फैसलों पर समाज का क्या असर होता है। दूसरा, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या बला है। तीसरा, सोशियोलॉजी की शुरुआत यूरोप में कैसे हुई। चौथा, इंडिया में इसकी ग्रोथ कैसे हुई। और आखिर में सोशियोलॉजी का बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लेना देना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट के साथ, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। हिंदी में कहें तो समाजशास्त्रीय कल्पना। ये एक तरह का चश्मा है, एक नज़रिया है जो हमारी पर्सनल लाइफ को दुनिया के बड़े बड़े मुद्दों से जोड़कर देखने में हमारी मदद करता है। अगर मैं इसे बिल्कुल आसान शब्दों में कहूँ ना, तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन वो काबिलियत है जिससे हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स और समाज के जो बड़े पब्लिक इश्यूज हैं उनके बीच का कनेक्शन देख पाते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारी जो छोटी सी कहानी है वो असल में एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा कैसे है। इस कमाल के आइडिया को एक बहुत ही मशहूर समाजशास्त्री सी राइट मिल्स ने दिया था। उन्होंने कहा था कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हमें किसी व्यक्ति की जीवनी यानी बायोग्राफी और उस समाज के इतिहास यानी हिस्ट्री, इन दोनों के बीच के रिश्ते को समझने की ताकत देती है। चलिए एक एग्जाम्पल से इस फर्क को समझते हैं। सोचिए, अगर कोई एक इंसान बेरोजगार है तो ये उसकी पर्सनल ट्रबल हो सकती है, लेकिन जब किसी देश में लाखों लोग बेरोजगार हों तो ये एक पब्लिक इशू बन जाता है। इसका कनेक्शन शायद सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी से हो सकता है। ठीक वैसे ही आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है ये आपकी पर्सनल चिंता है, पर जॉब मार्केट कैसा है और वो सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस कैसे तय करता है, ये एक पब्लिक इशू है। तो अब सवाल ये उठता है कि सोचने का ये नया तरीका, ये सोशियोलॉजी आखिर आया कहाँ से? इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, यूरोप में, जहाँ बहुत बड़े बड़े सामाजिक बदलाव हो रहे थे और उन्हीं के बीच सोशियोलॉजी का जन्म हुआ। तो कहानी शुरू होती है 17वीं और 18वीं सदी में, जब यूरोप में इनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन का दौर आया। इसमें रीजन और इंडिविजुअलिज्म यानी तर्क और व्यक्तिवाद पर बहुत जोर दिया गया। फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति, जिसने तो समाज और इकोनॉमी की पूरी शक्ल ही बदल डाली। और इसी नई बदली हुई कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने के लिए ऑगस्ट कॉम्ट जैसे विचारकों ने 19वीं सदी में सोशियोलॉजी की नींव रखी। इस औद्योगिक क्रांति ने क्या क्या बदला? अरे, इसने एक नई इकोनॉमिक सिस्टम यानी कैपिटलिज्म को जन्म दिया। शहर बहुत तेजी से बढ़ने लगे और शहरों के साथ साथ गरीबी, गंदगी जैसी नई नई सोशल प्रॉब्लम्स भी पैदा हुई। काम अब परिवार और गांव से निकलकर फैक्ट्रियों में शिफ्ट हो गया। और सबसे बड़ा बदलाव, समय पैसा बन गया। जी हाँ, काम अब मौसम के हिसाब से नहीं बल्कि घड़ी के हिसाब से होने लगा था। अब देखिए, यूरोप में जो हो रहा था उसका असर तो पूरी दुनिया पर था, लेकिन भारत की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ सोशियोलॉजी का विकास उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म के साये में हुआ, जिसने इसे एक बिल्कुल ही यूनिक शक्ल दी। हम सब जानते हैं कि हमारा इतिहास ब्रिटिश कैपिटलिज्म और कॉलोनियलिज्म से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एक्सपीरियंस था वो पश्चिम के एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग था।
जहां वेस्ट में नए शहर और इंडस्ट्रीज बन रही थीं, वहीं इंडिया में ये प्रोसेस अक्सर हमारे लोकल उद्योगों को तबाह कर रहा था। इस बारे में कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि कैसे ब्रिटेन का मशीन से बना सस्ता कपड़ा भारत के बाजारों में भर दिया गया और नतीजा क्या हुआ? यहाँ के हाथ से बने मशहूर सूती कपड़ों की बर्बादी हो गई। सोचिए, इस वजह से लाखों भारतीय कारीगर बेरोजगार हो गए। और इसी वजह से इंडियन सोशियोलॉजी की एक और खास बात है। यहाँ सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बीच कोई पक्की दीवार नहीं है। देखिए, पश्चिम में एंथ्रोपोलॉजिस्ट अक्सर दूसरे आदिम समाजों को पढ़ते थे, लेकिन इंडिया में सोशियोलॉजिस्ट ने अपने ही कॉम्प्लेक्स समाज को पढ़ा। यहाँ की जनजातियों को, जातियों को, गांवों और शहरों को, सब कुछ इंडियन सोशियोलॉजी का हिस्सा है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। सोशियोलॉजी कोई अकेला सब्जेक्ट नहीं है, ये तो सोशल साइंसेस की एक बड़ी फैमिली का हिस्सा है। तो जरा देखते हैं कि इसका अपने पड़ोसी सब्जेक्ट्स के साथ कैसा रिश्ता है, क्या समानताएं हैं और क्या फर्क है। पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का मेन फोकस होता है चीजों का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्राइस, डिमांड, सप्लाई, इन सब पर। लेकिन जहां इकोनॉमिक्स रुक जाता है, सोशियोलॉजी वहां से सवाल पूछना शुरू करता है। जैसे, हमको चीजों को इतना वैल्यूएबल क्यों मानते हैं, या एक अच्छी जिंदगी का मतलब क्या होता है। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस पर। पॉलिटिकल साइंस आमतौर पर सरकार, संविधान, पॉलिटिकल पार्टीज जैसे फॉर्मल स्ट्रक्चर्स पर फोकस करता है। लेकिन सोशियोलॉजी पावर को सिर्फ संसद में नहीं खोजता, वो ये देखता है कि पावर हमारी डेली लाइफ में कैसे काम करती है, हमारे परिवार में, स्कूल में, दोस्तों के बीच। और आखिर में हिस्ट्री। हिस्ट्री हमसे पूछती है अतीत में क्या हुआ था, वो हमें राजाओं और लड़ाइयों की कहानी सुनाती है। सोशियोलॉजी भी अतीत को देखती है, लेकिन उसका सवाल होता है ऐसा क्यों हुआ, और सबसे जरूरी, क्या आज भी हमें वैसे ही पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, सोशियोलॉजी की असली ताकत उसके क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में है। ये हमें उन चीज़ों पर सवाल उठाना सिखाती है जिन्हें हम नॉर्मल मानकर चलते हैं, और ऐसा करके ये हमें उस सामाजिक दुनिया की एक ज़्यादा गहरी और सच्ची समझ देती है जिसमें हम सब जी रहे हैं। तो अब एक सवाल आप सबके लिए। अगली बार जब भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम सामने आए, तो क्या आप एक पल रुककर उसके पीछे छिपे किसी बड़े सोशल इशू को देख पाएंगे? अगर इसका जवाब हाँ है, तो समझ जाइएगा आप अपनी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।